हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसे हम खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है, बट यहाँ पे आज हम जो डिफरेंट करने वाले हैं वो ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्टाइल से। फंक्शंस क्या होते हैं ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी रेडी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि बेसिक्स हम सभी को पता है, बट फिर भी एक बार जान लेते हैं कि ट्राई जो है इसका मतलब होता है 3। तो यहां पे हम तीन कौन सी चीज की बात करते हैं? 3 साइड्स, 3 एंगल्स, एक्चुअली दोनों। इनफैक्ट जो वर्ड है ट्रिगोन, इसका मतलब होता है ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स 3 एंगल्स होती हैं, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जहां पर भी हम ट्रायंगल्स रिलेटेड मेजरमेंट्स की बात करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जहां बात की ट्रायंगल्स की, वहां पिक्चर में आ गया एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स बनते हैं 3 एंगल्स से। और जहां एंगल आ गया पिक्चर में तो ये जानना जरूरी है कि भाई एंगल का कॉन्सेप्ट ठीक से पता है कि नहीं। ऐसे तो सबको पता होगा कि एंगल क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। एंगल होता क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कुछ यूं रोटेट करने लगे तो हम कहते हैं कि यहां पे बना एक एंगल, ठीक है। तो यानी कि यहां पे 3 चीजें हैं। एक तो इस लाइन का इनिशियल पोजीशन जो ये है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल साइड। दूसरा है जहां पे रोटेट करके ये पहुंचा, यानी कि फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड। और तीसरा है ये फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट किया, जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये 3 बेसिक चीजें होती हैं। अब एंगल्स आपको कहां देखने को मिलते? कहीं भी देखने को मिलते हैं। बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप बुक को ऐसे खोले जाते हैं तो यहाँ बन जाता है एंगल। क्यों? क्योंकि पहले इनिशियल साइड ये थी, अब जैसे ही इसको घुमा दिया एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट यानी कि वर्टेक्स के अबाउट, तो हमें मिल गया टर्मिनल साइड, और इस तरीके से बना एंगल। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एंगल जो है, अगर ये लाइन कम रोटेट किया तो एंगल कम है, ज्यादा रोटेट किया तो एंगल ज्यादा है, राइट। तो यानी कि एंगल को मेजर करना जरूरी है कि भाई एंगल छोटा है, बड़ा है, कितना है। और जहां हम मेजरमेंट की बात करते हैं वहीं पीछे पीछे आ जाता है यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स के बिना यार मेजर कैसे करेंगे। अगर आलू खरीदने जाना है तो पता होना चाहिए कितना आलू चाहिए, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। तो किलो क्या है? यूनिट। अगर बॉडी तप रहा है फीवर से, फीवर मेजर करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, कैसे करेंगे बिना यूनिट के? वहां काम आता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक उसी तरीके से एंगल मेजर करने के लिए भी हमें चाहिए यूनिट्स, और हमारे पास है 2 यूनिट्स एंगल को मेजर करने के लिए। पहला है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। तो बहुत से लोगों को शायद डिग्री मेजर पता है और कुछ लोगों को शायद रेडियन मेजर नहीं पता हो। तो अभी हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिग्री मेजर से। ये पेन है, जो पेन यहाँ लेटा लेटा बिल्कुल बोर हो गया है और इसे घूमना है। घूमना है तो भाई घूमो। तो पेन ने घूमना शुरू किया तो यूं रोटेट करने लगा और घूमते घूमते ये वापस अपनी जगह पे आ पहुंचा। तो बेसिकली पेन ने क्या किया? पेन ने एक चक्कर पूरा लगाया, यानी कि पेन ने एक रोटेशन कंप्लीट किया। तो जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है तो कितनी डिग्री कंप्लीट होती है? 360 डिग्रीज, यानी कि एक रोटेशन में होता है 360 डिग्रीज। सिंपल था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है? काफी सिंपल है। 1 डिग्री होता है 1/360th ऑफ 1 रोटेशन। सिंपल। घड़ी के कांटे की बात करते हैं, क्योंकि वो भी जो है गोल गोल घूमते ही रहता है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो आवर हैंड होता है वो जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो पूरे होते हैं 1 आवर। क्लियर? 1 आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक उसी तरीके से जब हम डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये
बहुत ही बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब एंगल्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एंगल आता है, एक नेगेटिव एंगल आता है। तो फटाफट कुछ एग्जांपल्स लेंगे और क्लियर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट और किस तरह से हम अलग अलग एंगल्स ड्रॉ करते हैं। चलिए तो फिर डिग्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि लेट्स ड्रॉ 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 400, -30 और -420 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिग्रीज दोनों ही ड्रॉ करके थोड़ा आइडिया ले लेंगे कि डिग्रीज हम कैसे बनाते हैं। तो अगर बात करें 360 डिग्री की, तो इसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। शायद ये आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल रे है, तो 360 डिग्री यानी कि अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यूं पूरा घूम गए हम एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा हो गया 360 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल रे है वो भी इसी रे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो तब हम कहेंगे पूरा कंप्लीट घूम गए, पूरा एक रोटेशन, दैट इज 360 डिग्री। 180 डिग्री की अगर बात करें तो अगर ये हमारा इनिशियल रे है तो 180 मतलब 360 का आधा, तो यहां से शुरू करेंगे अगर, तो ये यूं एंटी क्लॉकवाइज बट सिर्फ आधा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो इस केस में जो हमारा इनिशियल और फाइनल रे है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 270 डिग्री की, तो ये मान लेते हैं इनिशियल है, यहां से 270 मतलब 180 से तो ज्यादा होगा, पर 180 से कितना ज़्यादा, 180 से 90 और, तो यानी कि यहाँ तक। तो ये जो एंगल हुआ ये हो गया 270 डिग्री। 400 डिग्री कैसा होगा, अगर ये हमारा इनिशियल रे है तो 400 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आते आते पूरा 360, बट 360 के बाद भी 40 डिग्री और जाएगा, तो कुछ यहाँ पे, करेक्ट, तो वो हो जाएगा हमारा 400 डिग्रीज, राइट। अब देखते हैं कि ये जितने भी हमने देखे ये सारे पॉजिटिव्स में हैं डिग्रीज, और जब नेगेटिव डिग्री बताएंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम घुमाते हैं अपना कांटा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि यहाँ पे घुमा रहे थे हम, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सभी को पता है, घड़ी का कांटा जिधर घूमता है वो है क्लॉकवाइज और उसके उल्टे जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सारे पॉजिटिव एंगल्स के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, अब जैसे ही हम आते हैं -30 डिग्री पे, अगर -30 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर ये हमारा इनिशियल है तो यहाँ से -30, तो अगर +30 करते होते तो हम जाते एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ हम जा रहे हैं -30, तो हम यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कुछ यूं इस तरीके से ये हो जाएगा -30 डिग्री, और यही अगर हम +30 डिग्री जाते तो जाते एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाता 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद -420 डिग्री, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम घूमेंगे क्लॉकवाइज एक पूरा रोटेशन घूम के, उसके बाद भी 360 के बाद भी जो है हम 60 डिग्री और घूमेंगे, तो तब जाके बनेगा हमारा -420 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिग्रीज ड्रॉ करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से लग गया होगा। तो अब हमें डिग्री मेजर तो पता चल गया है, अब बात करते हैं रेडियन मेजर की। तो रेडियन मेजर में जो हम एंगल को मेजर करते हैं वो हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये एक सर्कल के अंदर बन रहा है और सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि यहीं से रेडियन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इनफैक्ट रेडियन वर्ड जो है कुछ रेडियस जैसा लगता है, राइट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर एंगल कम है तो इसका मतलब है ये जो आर्क लेंथ है ना सर्कल का वो भी कम है। अगर एंगल ज़्यादा है तो ये जो आर्क लेंथ है सर्कल का वो भी ज़्यादा है, राइट। तो हम डिफाइन करते हैं रेडियन को कुछ इस तरह कि जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होता है, यानी कि जो एंगल बीच में बनता है
जिसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा तो काफ़ी पॉपुलर है एंगल को डिनोट करने के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, जहाँ पे L है आर्क लेंथ और R है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो सर्कल हमने बनाया है ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, यानी कि उसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, मतलब 1 यूनिट है, ठीक है। तो रेडियस 1 यूनिट हमारा फिक्स्ड है, यानी कि सर्कल का साइज अगर हमारा फिक्स है तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक और तरीका है एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई तो रेडियन क्या होता है, क्योंकि हमने तो ये जान लिया है कि एक रोटेशन का मतलब 360 डिग्री होता है, बट एक रोटेशन का मतलब कितना रेडियन होता है। तो एक रोटेशन का जो मतलब होता है, एक रोटेशन का मतलब होता क्या है, एक रोटेशन मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं सर्कल का पूरा बाउंड्री दिखा रही हूँ, क्योंकि एक रोटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक पूरा बाउंड्री को कवर करती है, यानी कि सरकमफेरेंस को कवर करती है। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ये तो हमें पता ही है। तो अगर जिस लॉजिक से मैंने डिफाइन किया थीटा को, उस लॉजिक से निकालें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई आर। L यहाँ पे क्या है, आर्क लेंथ क्या है, पूरा सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो यानी कि इस केस में जो हमारा थीटा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो जब हम कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं तो हमारा एंगल होता है 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से एक रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं रेडियन और डिग्री में, है ना। पूरा एक रोटेशन में डिग्री होते हैं 360 और पूरे एक रोटेशन में रेडियन होते हैं 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेडियन मेजर अगर दिया हुआ है तो हम एंगल्स कैसे बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अलग अलग रेडियन के एंगल्स बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, मतलब वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सर्कल तो हमेशा हमारा यूनिट सर्कल ही होगा, यानी कि ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि 1.5 रेडियन, इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारी आर्क है, जो आर्क लेंथ है वो 1.5 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो हमारा 1 यूनिट है और ये 1.5 यूनिट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एंगल जो है ये 1.5 रेडियन है। ठीक उसी तरीके से अगर ये आर्क लेंथ जो है, क्योंकि एक ऑब्वियस ही बात आप नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो एंगल है वो भी बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। तो अगर हमारा ये 2 रेडियंस है तो 2 रेडियंस के एंगल के लिए तो ये आर्क लेंथ भी जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ठीक जिस तरह से डिग्रीज के केस में जब हम नेगेटिव डिग्री की बात करते थे तब हम कहाँ जाते थे, तब हम जाते थे क्लॉकवाइज। उसी तरह से जब हम -2 रेडियन की भी बात करेंगे तो हम फोकस करेंगे क्लॉकवाइज। चलो भाई, तो डिग्री भी समझ आ गया, रेडियन भी समझ आ गया, दोनों में रिलेशन समझ आया। बताया तो था मैंने थोड़ा बहुत कि 360 डिग्री का मतलब ही होता है 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये दोनों ही कॉरेस्पॉन्ड करते हैं 1 रोटेशन को, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप से हम कह सकते हैं कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप के हेल्प से अगर हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो रेडियन में है उसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में है तो उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ना खूब ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें कि 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि वो जो है ये दोनों फॉर्मूले को एकदम याद करने में लगे रहते हैं कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन। अरे दोनों को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी एक को याद रखते हैं ना, उसी से तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इसीलिए मेरा एडवाइस ये है कि सिर्फ पहले वाले को ध्यान में रखें कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। और ये आया कहाँ से? जैसा कि मैंने अभी बताया कि 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई। तो भाई चलिए कुछ इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये जो सीखा अभी हमने कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बेसिस पे कुछ करके देखते हैं। तो अगर हमें कहा जाए कि भाई 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करो और पाई को कन्वर्ट करो डिग्री में,
तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें कि 180 बाई पाई से। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि दोनों फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को याद रखना है। तो मान लेते हैं कि हम पहले वाले को ही हमेशा ध्यान में रखते हैं कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिग्री का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो रेडियन का मेजरमेंट हमारा कितना हो जाएगा? तो रेडियन मेजरमेंट हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60। तो 60 इंटू 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। काफ़ी सिंपल था नहीं? अब देखते हैं कि हम पाई को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी भी हम इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। तो रेडियन का मेजर दिया हुआ है पाई, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हमें निकालना है। तो डिग्री मेजर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडियन और डिग्री को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं, यही कन्वर्शन ही करेंगे अभी, कि कन्वर्ट 50 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। अच्छा, अब तक तो था कि भाई सिर्फ डिग्री है, तो थोड़ा आसान सा था कि भाई चुपचाप क्या करो कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो है भाई डिग्री सिंपल सा डिग्री नहीं है, डिग्री और मिनट्स दोनों है इसमें। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि ये डिग्री मिनट के चक्कर को ख़त्म करने का, यानी कि 50 डिग्री 20 मिनट्स को डिग्रीज में ही लिखना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा घुमा के लिखें तो इसका मतलब है कि 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 1 बाई 60 डिग्री। तो 20 मिनट्स मतलब 1 बाई 60 इंटू 20, यानी कि 1 बाई 3 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि 20 मिनट्स का मतलब है 1 बाई 3 डिग्री। तो ओवरऑल इसका क्या मतलब हुआ? ओवरऑल 50 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब हुआ 50 1 बाई 3 डिग्री। तो 50 इंटू 3 150 प्लस 1 यानी कि 151 बाई 3 डिग्री। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि 151 बाई 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। अब हमारे लिए सिंपल हो गया, हमें क्या पता है कि रेडियन मेजर जो होता है वो क्या होता है? रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर क्या है? 151 बाई 3। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये होगा 151 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन। तो चीज़ हमने वही की, बस खाली ये जो दिया हुआ था डिग्री और मिनट्स में, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। मान लेते हैं कि ये हमारी घड़ी है, ठीक है, और ये उसका मिनट का कांटा है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। ठीक ठाक बन गया घड़ी अपना। ठीक है, तो ये कहता है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर। ओके, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स में ये जो टिप है इसका, ये कितना मूव कर लेगा? करेक्ट, तो 60 मिनट्स में ये कितना मूव कर लेता है? पूरा एक गोला घूम लेता है। मतलब 12 से अगर शुरू करेगा तो पूरे 12 तक आ जाएगा कितनी देर में? 60 मिनट्स में, राइट, क्योंकि ये मिनट का कांटा है, आवर का कांटा नहीं है। ठीक है, तो 60 मिनट्स में ये पूरा एक राउंड घूमता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 50 मिनट्स में ये कितना घूमेगा? काफ़ी सिंपल सा लग रहा है। तो देखा जाए तो 60 मिनट्स में ये घूमता है पूरा एक चक्कर। तो एक चक्कर घूमता है मतलब कितना एंगल? 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई पूरा कवर कर लेता है, क्योंकि एक पूरा गोला यानी कि 360 डिग्री, राइट। तो ये 60 मिनट्स में 2 पाई कवर करता है। तो 50 मिनट्स में कितना कवर करेगा? 50 मिनट्स के कवर करेगा 2 पाई बाई 60 इंटू 50। तो ये 0 0 कैंसिल, 2 3 6, तो ये हो गया 5 पाई बाई 3।
तो ये इतना एंगल कवर करेगा 50 मिनट में। तो 50 मिनट में ये कुछ इतना एंगल कवर मान लेते हैं कि 50 मिनट के बाद अगर ये यहाँ पर है तो 50 मिनट में ये इतना एंगल कवर कर रहा है। तो ये एंगल है 5π/3। अब हमने क्या पढ़ा है कि ये जो आर्क का बेसिकली हमें निकालना क्या है, ये जो बड़ा सा आर्क है इस पूरे आर्क का लेंथ निकालना है, क्योंकि वो लेंथ ही जो है वही डिस्टेंस जो है इस मिनट के कांटे का टिप कवर कर रहा है, राइट। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू r इंटू थीटा, क्योंकि जो एंगल हम सेंटर में बनाते हैं वो एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यही तो होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर ये हमारा एक सर्कल है और ये अगर एंगल थीटा है तो ये अगर L है और ये अगर R है तो थीटा इज इक्वल टू L/R। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी वही लगाएंगे। तो R की जो वैल्यू है, रेडियस क्या है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड की लेंथ है वही रेडियस है इस सर्कल की, और थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 5π/3। तो ये हो गया 10π/3 सेंटीमीटर। तो इसमें चाहिए तो हम पाई की वैल्यू डाल के इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इतना सेंटीमीटर कवर करेगा 50 में। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं इन टर्म्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो उनके टर्म्स में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा वगैरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फटाफट वाला, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, एक फटाफट से रिकैप करेंगे जो भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। सो इट्स टाइम फॉर अ फटाफट रिकैप। हमने पुराने क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज जनरली वो वाला साइड होता है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में रहता है, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें दी हुई हैं तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये वाले मंत्र से, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो अगर आपको ये याद रहे तो आप आराम से सारे रेशियोज याद रख सकते हो। पंडित यानी कि P, बद्री यानी कि B, प्रसाद यानी कि फिर से P, ठीक है, और हरे हरे बोल यानी कि ये सारे डिनोमिनेटर्स में आएगा, P/H, B/H, P/B। P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाता है साइन थीटा, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये हो जाता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाता है टैन थीटा। अब अगर साइन कॉस टैन पता चल गया तो बाकी तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B, और 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, इसीलिए कॉट थीटा हो जाएगा B/P। तो हमने अपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक चेंज होती है, तो किस तरीके से ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज चेंज होती है। तो इसमें अगर आपको ध्यान है तो मेजरली हम ये 3 फंक्शंस की वैल्यूज़ याद रखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर ये 3 हमें याद है तो बाकी तो वैसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि टैन थीटा होता है 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो इस तरह से उनकी वैल्यूज़ तो हमें वैसे ही पता होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो थीटा की वैल्यूज़ हमने कंसिडर की थी, ये हमने की थी एक लिमिट में, यानी कि सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन थीटा की वैल्यू तो उससे भी अधिक होती है, राइट। 0 to 90 तो चलो ठीक है, हमें पता है। अब अगर थीटा की वैल्यू हो 120 या थीटा की वैल्यू अगर हो 280, तो वो वाली वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बता दूं कि ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कोई दो राय है ही नहीं। एक सिंपल सा टिप जो मैं दूंगी, अगर, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये
ऑलरेडी पता है क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने 9th-10th में, बट स्टिल एक टिप देती हूँ जिनको ये याद नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा का ना बिल्कुल उल्टा चलता है। जैसे साइन का अगर 0 to 90 हम जाएँ तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। कॉस का जाएंगे तो ठीक उल्टा जाएगा, मतलब यही वैल्यूज़ जाएंगी, लेकिन तब जब हम 90 से 0 की तरफ आएंगे, जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो काफ़ी सिंपल है, अगर आप साइन का याद कर लोगे तो कॉस का उसके उल्टे डायरेक्शन में जाता है, और टैन का है 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बाकी एंगल्स को हम डील करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे कॉन्सेप्ट के डेरिवेशन और डिटेल में नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा मंत्रा बताएंगे, यानी कि एक मेमोरी टिप बताएंगे आपको, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सारे एंगल्स की, राइट? तो मज़ा आएगा। 0 to 90 तो हमें पता ही था, बट अब देखते हैं कि 90 to 180 डिग्रीज़ के लिए क्या होगा, 180 to 270 डिग्रीज़ के लिए क्या होगा, और 270 to 360 वाले डिग्रीज़ के लिए क्या होगा। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो वैल्यूज़ हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखी, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को ले करके हम लगभग सारे डिग्रीज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग, तो इनको एक्चुअली हम 4 क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, ये हमारा क्वाड्रेंट 2 या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वर्ड है क्वाड्रेंट। ये क्वाड वर्ड जो है ये हमेशा चार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है, इसीलिए हमने इसको बोला है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ कैसे चेंज होगी। यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, तो यहाँ पे हमें ये छोटी सी, यहाँ एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल, दूसरा में साइन, तीसरा में टैन, और चौथा में कॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप लिख क्या रहे हो, तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि ऑल साइन टैन कॉस, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड यानी कि ऑल, शुगर यानी कि साइन, टू यानी कि टैन, कॉफ़ी यानी कि कॉस। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सारे फंक्शंस। साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री की तक में कुछ भी है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी ये हम धीरे धीरे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे कॉस थीटा नेगेटिव होगा, टैन थीटा नेगेटिव होगा। अब पहुंचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा टैन थीटा होगा पॉजिटिव, और इसके अलावा साइन थीटा और कॉस थीटा होंगे नेगेटिव। उसी तरह से जब हम चौथे क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा होगा पॉजिटिव, और उसके अलावा साइन और टैन थीटा हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे कोई भी एंगल दिया हुआ है तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि भाई वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो ये क्वाड्रेंट है इनको हमने 90 डिग्रीज पे डिवाइड कर दिया है। तो 0 to 90 पहला है, 90 to 180 दूसरा है, 180 to 270 तीसरा है, और 270 to 360 चौथा है। ठीक है, तो अब अगर हमें बताया जाए कि भाई tan 300 डिग्री ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो सबसे पहले देखना है 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे पे, और चौथे पे सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बट हम पूछ रहे हैं tan थीटा, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम पूछे साइन 120 डिग्री तो 120 डिग्री आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और हम पूछ भी रहे हैं साइन 120 डिग्री, तो वो पॉजिटिव होगा।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये सिंपल सा मेमोरी टिप याद रहे, अब ऑल साइन टैन कॉस कई बार लोग भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने के लिए ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस मेमोरी टिप को आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस चेंज होते हैं। अभी बिल्कुल शुरुआत हो रही है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ हम साइन से शुरुआत करेंगे, इसके बाद वैल्यूज़ की बात करेंगे, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आएगा असली मजा। तो मजेदार था ये मंत्र, राइट? ऐड शुगर टू कॉफी। तो इस मंत्र के बेसिस पे अगर मैं आपसे अब कोई भी सवाल पूछूं कि भाई कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, टैन ऑफ इतना क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। कॉस 240 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? तो 240 डिग्री लाई करता है हमारा 1 2 3 तीसरे क्वाड्रेंट पे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे। और हमने क्या पढ़ा? ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है सिर्फ टैन थीटा। और मैंने पूछा है कॉस, तो कॉस ऑफ 240 डिग्री नेगेटिव होगा। टैन 120 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी सोचना है हमें। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे होगा? 120 डिग्री होगा दूसरे क्वाड्रेंट पे, एग्जैक्टली। और हमने क्या पढ़ा है? ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन थीटा, तो इसीलिए इसकी भी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। क्या मैम सारे नेगेटिव वैल्यूज पूछ रहे हो, कुछ पॉजिटिव भी पूछो? चलो ठीक है, तीसरा वाला ट्राई करते हैं। तीसरा है कॉस ऑफ 178 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी सोचना है। 178 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? 178 डिग्री आएगा फिर से दूसरे क्वाड्रेंट पे। और हमने क्या पढ़ा है? ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा सिर्फ साइन थीटा, तो ये भी यानी कि कॉस 178 डिग्री भी हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा ठीक है, अब एक लास्ट सवाल, साइन ऑफ 110 डिग्री क्या होगा? ये 110 आएगा दूसरे क्वाड्रेंट पे, एंड ऑल साइन टैन कॉस, और दूसरे क्वाड्रेंट पे साइन थीटा होता है पॉजिटिव, तो यानी कि साइन 110 डिग्री होगा पॉजिटिव। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि अब इस वाले कॉन्सेप्ट में तो मास्टरी पाली होगी आपने, तो हमेशा याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी। एक बात और बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि किसी भी थीटा के लिए वैल्यू निकालने के से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, मतलब साइन थीटा होगा, उसका साइन क्या होना चाहिए। अब वैल्यू कैसे निकलेगी ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर यही वाला कॉन्सेप्ट हिलता डुलता रहेगा तो आगे के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा हिल जाएंगे। तो यहाँ तक होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। है क्रिस्टल क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस पढ़ा था, और फंक्शंस के अंदर हमने डोमेन और रेंज भी पढ़ा था। डोमेन क्या होते हैं? परमिसिबल इनपुट्स, मतलब वो वाली इनपुट वैल्यूज जो अलाउड हैं उस फंक्शन के डिफाइंड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। और रेंज क्या होते हैं? परमिसिबल आउटपुट्स, वो वाली आउटपुट वैल्यूज जो उस फंक्शन के लिए अलाउड है। तो सिंपल है, डोमेन मतलब परमिसिबल इनपुट्स, रेंज मतलब परमिसिबल आउटपुट्स। तो अब चूंकि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह, इन छयों के छयों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अब हम निकालेंगे डोमेन और रेंज, और इसमें आएगा मज़ा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे सबसे चहीते और सबसे पॉपुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन एक्स या फिर साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम ग्राफ देखें वो कुछ ऐसा दिखता है। एक तो ये ग्राफ ही ऐसा है ना कि आप ग्राफ को देख के ही बता दोगे कि भाई इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका कोई पैटर्न है कि नहीं। क्योंकि इसमें एक खास बात हम ये भी नोटिस करेंगे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पैटर्न है, मतलब कुछ स्पेशल है उस फंक्शन के बारे में। या तो कुछ पीरियोडिक इंटरवल के बाद वो रिपीट होने लगता है, कुछ चीज़ें उसकी बड़ी डिफरेंट होती हैं हर फंक्शन की, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एनीवे शुरू करते हैं ये वाले ग्राफ से, यानी कि साइन थीटा से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं डोमेन की यानी कि इनपुट वैल्यूज़ की, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एक्स एक्सिस पे हमें जो वैल्यूज़ दिख रही हैं वो इसका इनपुट है बेसिकली। तो हम देख रहे हैं कि हर एक्स की वैल्यू के लिए ही हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, यानी कि इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यही इसका डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की, यानी कि आउटपुट। इसी ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो आउटपुट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, बट आउटपुट कोई भी वैल्यू नहीं है,
1 से ऊपर की वैल्यू आउटपुट में है क्या? नहीं है। -1 से कम वैल्यू आउटपुट पे है क्या? नहीं है। तो यानी कि जो आउटपुट की वैल्यूज हैं वो लिमिटेड है, वो -1 से लेकर के +1 के बीच में ही है। तो इसीलिए अगर हम रेंज को डिफाइन करना चाहें तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो हमें पता चल गया कि sin x की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये तो पता चल गया। बट इसको अगर मुझे इंटरवल में डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? ये मेरा सवाल है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है एंड मैं चाहती हूँ कि ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। तो -1 और +1 के बीच में है तो कौन सा इंटरवल यूज होगा? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड इंटरवल, बिल्कुल, क्योंकि -1 और +1 ये दोनों वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं और जब दोनों साइड की जो बाउंड्रीज हैं वो इंक्लूडेड होती हैं तब हम यूज करते हैं विंडो वाला ब्रैकेट, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, थर्ड ब्रैकेट। तो रेंज हो जाएगा -1 +1, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब देखते हैं कि इस फंक्शन में कुछ खास बात है क्या। पैटर्न को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अगर हम पैटर्न को देखें तो लहरों जैसी पैटर्न बनी हुई है, हाँ वो तो है, बट थोड़ा और ध्यान से अगर हम देखें तो इस तरह का जो ये वेव है, यही वाला पोर्शन जो है ये रिपीट होता जा रहा है, यही हो रहा है, राइट। और ये कितने देर में रिपीट हो रहा है? गौर से देखिए, 0 से लेकर के 2π तक जो वेव है, जो पीस है, वही पीस बार बार आ रहा है। यानी कि आफ्टर एवरी 2π इंटरवल साइन x की वैल्यू रिपीट हो रही है। साइन x की जो वैल्यू 0 पे थी वही वैल्यू 2π पे है, करेक्ट। ठीक 0 के बाद वाले पॉइंट पे जो वैल्यू थी 2π के ठीक बाद वाले पॉइंट पे वही वैल्यू है। तो यानी कि हर 2π इंटरवल के बाद साइन थीटा की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू साइन थीटा। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद जरूर रखिएगा। तो इसी तरीके से बात करते हैं कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स की। तो कॉस थीटा का ग्राफ पेश किया जाए तो ये रहा कॉस थीटा का ग्राफ, और यहाँ भी हम देखते हैं काफ़ी कुछ साइन थीटा के जैसा ही है, लहरों वाला ग्राफ है, बट साइन थीटा से कुछ अलग है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो साइन थीटा की 0 पे वैल्यू होती थी 0, बट कॉस थीटा की 0 पे वैल्यू 1 है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम नहीं है, बट थोड़ा सा पैटर्न में कुछ सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्यों है वो हमें अभी पता चलेगा। तो कॉस थीटा की अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है? डोमेन एक्चुअली सारे नंबर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक्स की हर वैल्यू के लिए हमने ग्राफ बना रखा है, तो इसीलिए इसका डोमेन साइन थीटा की तरह ही हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की, यानी कि आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ठीक साइन थीटा की तरह जो वैल्यूज हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है -1 और +1 के बीच में, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर भी जो हमारा रेंज होगा वो हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -1 +1। तो डोमेन और रेंज जो है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का बराबर है, इसीलिए जो ग्राफ भी हम देख रहे हैं उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी है। पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न में भी सिमिलैरिटी कुछ है क्या? एक्चुअली अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि कॉस थीटा में भी हर 2π इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो 0 पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू है 1, 2π पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू फिर से 1। तो यानी कि ठीक साइन थीटा की तरह इसकी भी जो वैल्यूज़ हैं वो एवरी 2π इंटरवल्स रिपीट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोमेन एंड रेंज एंड पैटर्न ऑफ द रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें क्या पता है, कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin x ये होता है। ठीक है, तो अगर हम कोसेक थीटा की डोमेन की बात करेंगे, ठीक है, डोमेन की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इनपुट में वो सारी वैल्यूज़ होंगी एक्सेप्ट वो वाली वैल्यूज़ जिसके लिए साइन एक्स 0 होता है, क्योंकि 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड वैल्यूज़ को हम इनपुट की तरह तो नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर सारी वैल्यूज़ होंगी एक्सेप्ट वो वाली वैल्यूज़ जिसके लिए साइन एक्स 0 होता है। तो साइन एक्स 0 कब कब होता है? जब भी x इज इक्वल टू nπ होता है, राइट, क्योंकि n की वैल्यू पाई, 2π, 3π इन सब में साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड x नॉट इक्वल टू nπ,
यानी कि x कुछ भी हो सकता है सिवाय उन वैल्यूज़ के जिसके लिए साइन थीटा 0 होता है। तो ये हो गया इसका डोमेन। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो वो साफ साफ हमें इस डायग्राम से दिख रहा है कि जो आउटपुट है वो ऊपर तो कहीं तक भी जा रहा है, यानी कि इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लेकिन जो नीचे है हम देख रहे हैं कि ये -1 और 1 के बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका जो पॉजिटिव एक्सिस में मिनिमम वैल्यू है वो है +1, और नेगेटिव में अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो है -1। तो बेसिकली y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि -1 और 1 के बीच वाला जो एरिया है ये वाले एरिया में इसकी वैल्यूज नहीं होती है। इनके अलावा बाकी सब जगह इसके परमिसिबल आउटपुट्स पॉसिबल है। तो ये हो गया इसका रेंज। और जहाँ तक इसके रिपीट होने की बात है तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, बेसिकली ये जो 2 ग्राफ है, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो बेसिकली ये वाला जो पैटर्न है ना, ये ऊपर और नीचे वाला पैटर्न यही रिपीट होते जा रहा है, करेक्ट। तो ये पूरा पैटर्न कितने देर तक रह रहा है, 0 से 2 पाई तक एक यूनिक पैटर्न है, उसके बाद वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं sec x की। तो sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x। तो इसके डोमेन की वैल्यूज़ क्या होंगी, अगर हम देखें तो sec x का भी जो ग्राफ है वो काफ़ी कोसेक के जैसा दिख रहा है। तो sec x की अगर हम डोमेन की बात करें तो ये सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट वो वाली वैल्यूज़ जिसके लिए cos x 0 है, राइट। और cos x 0 कहाँ पे होता है, x इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2। इन वैल्यूज़ पे जो है cos x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि cos x की जो वैल्यू है वो π/2 पे 0 होती है, ठीक है। और उसी तरीके से जब वो 3π/2 पे जाती है तब भी 0 होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 2n+1 π/2 वैल्यूज़ पे ये 0 होती है। तो डोमेन में हम कहेंगे कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2n+1 π/2। और जब रेंज की बात करेंगे तो वापस से हम देखते हैं -1 से लेकर के +1 तक कोई वैल्यू नहीं होती है, इसके अलावा ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट या सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू -1। और रिपीटेशन की बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये वाला जो पैटर्न है, ये मतलब अगर हम 0 से लेके 2 पाई तक देखें तो हमारा पैटर्न कैसा है, एक ये और एक ये और एक ये, फिर वापस से 2 पाई के बाद देखेंगे तो वापस से एक ऐसा आएगा, फिर एक ऐसा आएगा, फिर एक ऐसा आएगा, फिर देखेंगे तो फिर एक ऐसा आएगा। तो बेसिकली ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न हमारा रिपीट होता जा रहा है एवरी 2 पाई। तो यानी कि इसका पैटर्न हर 2 पाई पे रिपीट होता है। तो इनकी वैल्यूज़ भी जो है हर 2 पाई इंटरवल्स के बाद रिपीट होती हैं। अब बात करते हैं tan x की। tan x क्या होता है, tan x होता है sin x/cos x। तो यानी कि tan x का भी अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। डोमेन की बात करेंगे तो सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट वो जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि cos x डिनोमिनेटर पे है, राइट। अगर sin x 0 हो भी जाए तो पूरा tan x 0 हो जाएगा, बट अगर cos x 0 हो जाए तो tan x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड हमारा इनपुट वैल्यू नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे डोमेन जो है वो बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो अब ये ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है ये बेसिकली सारे नंबर्स आ सकते हैं आउटपुट में, क्योंकि वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग सारे ही नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा इसका रेंज। और रिपीटेशन की अगर बात करें तो हम देख ही रहे हैं कि ये इस तरह का जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। तो अगर हम 0 से देखें तो एक ऐसा पैटर्न है, फिर नीचे से एक ऐसा पैटर्न है, उसके बाद वापस ये वाला पैटर्न है, फिर ये वाला पैटर्न है। तो बेसिकली ये 0 to पाई में जो पैटर्न हमें दिख रहा है वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न कैसा है, एक ऊपर जा रहा है ऐसा, फिर एक नीचे आ रहा है ऐसा, और यही चीज़ हर पाई इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो एवरी पाई इंटरवल्स पे रिपीट होने लगती है। अब बात करेंगे cot थीटा की, यानी कि cot x की, जो कि होता है cos x/sin x। तो इसका डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो वाले जिनके sin x की वैल्यू 0 होती है,
ठीक है, तो उस केस में डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर सच दैट x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई पे साइन x की वैल्यू 0 होती है। और इसकी रेंज की बात करें तो देख रहे हैं एज यूजुअल इसमें सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हैं y एक्सिस के, देयरफॉर ऑल रियल नंबर्स। और ये भी जो है हर पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है। अगर 0 to पाई हम देखें तो ये वाला पैटर्न, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। तो हमने देखा कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स का हमें डोमेन रेंज पता है तो उनके बेसिस पे ही बाकी चारों फंक्शंस के हमने डोमेन और रेंज निकाल लिए। तो बच्चा पार्टी क्या समझ में आया डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से? हमें कुल मिला के ये समझ आया कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। और टैन थीटा जो है वो हर पाई इंटरवल्स के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, यानी कि टैन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर हमें साइन, कॉस और टैन ये 3 के बारे में सब कुछ पता होना तो बाकी 3 का तो वैसे ही काम निकल जाता है, क्योंकि 1 बाई टैन थीटा होता है कॉट थीटा, 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो इसीलिए साइन, कॉस और टैन ये तीनों को रखना है क्रिस्टल क्लियर। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, तो फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को करेंगे और ज़्यादा मजबूत। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े प्रैक्टिस होगी तो थोड़ा समझ ज़्यादा अच्छा आएगा। इफ cos x is equal to -3/5, x lies in the third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि मतलब इसमें क्वाड्रेंट बताने की ज़रूरत ही क्या थी, सिर्फ cos x के वैल्यू से ही तो मैं सारे निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी जैसे आप इसको सॉल्व करने लगेंगे आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेंट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब एकदम इजी वालों से स्टार्ट करेंगे। अब जब cos x दिया हुआ है सबसे आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, sec x, क्योंकि sec x जो है वो क्या होता है 1 बाई cos x, यानी कि sec x हो जाएगा -5/3, सबसे आसानी से निकल गया। अब दूसरी चीज़ जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे sin x। तो हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो sin x हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का रूट ओवर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25 इसका रूट ओवर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 16/25 यानी कि 4/5। क्या मैंने सही किया? पूरी तरह से सही नहीं किया है, क्योंकि रूट ओवर 16/25 प्लस 4/5 भी हो सकता है और ये -4/5 भी हो सकता है, राइट क्योंकि -4/5 इंटू -4/5 करेंगे तब भी तो 16/25 ही आएगा। तो अब हम फंस गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू +4/5 होनी चाहिए या -4/5 होनी चाहिए। यहाँ काम आएगा क्वाड्रेंट। अब देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमारा जो मेमोरी टिप था वो क्या था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा टैन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी -4/5। तो चूंकि क्वाड्रेंट दिया हुआ था तो हमने फटाक से डिसाइड कर लिया कि साइन एक्स +4/5 होगा या -4/5 होगा, ठीक है। अब एक बार साइन एक्स निकल गया तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स होता है 1/sin x यानी कि -5/4। अब बचा टैन एक्स। तो टैन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये भी अब आसानी से निकल जाएगा, साइन एक्स है -4/5 और कॉस एक्स है -3/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। अब टैन एक्स निकल गया तब तो कॉट एक्स क्या है 1/tan x, तो कॉट एक्स हो जाएगा 3/4। तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हैं -5/3, -4/5, -5/4, 4/3 और 3/4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट -15π/4। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई -15π/4 इसको हम कैसे रिलेट करें। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपका फोकस होना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, कुछ इस तरह के फॉर्म में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। कैसे, अभी देखेंगे। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि
कॉट एक्स, जैसे हमने पढ़ा कि साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स, इनकी वैल्यूज़ जो हैं कितने कितने इंटरवल पे चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है कॉट, और कॉट किससे रिलेटेड है? टैन से, क्योंकि कॉट क्या होता है? 1/tan। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो टैन का फंक्शन है यानी कि टैन एक्स जो है वो एवरी इंटरवल ऑफ पाई पे उसकी वैल्यू सेम होती है, यानी कि जो टैन 0 की वैल्यू होती है घूम फिर के जब टैन पाई की वैल्यू आती है तो फिर से वही वैल्यू होती है, फिर जब पाई के बाद 2 पाई आती है तो फिर से वैल्यू वही होती है। तो मतलब आफ्टर एवरी पाई इंटरवल द वैल्यूज़ रिपीट। तो ठीक उसी तरीके से कॉट के साथ भी वही होगा, कॉट थीटा का भी बिहेवियर वैसा ही होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि कॉट ऑफ -15 पाई/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ऑफ -15 पाई/4 प्लस 4 पाई। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा की जो वैल्यू है, इसका मतलब यही है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस n पाई, क्योंकि हर पाई के बाद मतलब 1 पाई, फिर 2 पाई के बाद जो वैल्यू आएगी, फिर 3 पाई के बाद जो वैल्यू आएगी, वो सारी वैल्यूज सेम होंगी, क्योंकि कॉट थीटा और टैन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट करती हैं आफ्टर एवरी पाई। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉट थीटा, जो भी थीटा दिया हुआ है उसके साथ हम कोई सा भी n पाई ऐड कर सकते हैं, बट वो n पाई हमने किस बेसिस पे ऐड किया। अब दूसरा सवाल कि यहाँ पर हमने 4 पाई ही क्यों लिया? हम 1 पाई भी ले सकते थे, 2 पाई भी ले सकते थे, 3 पाई भी ले सकते थे। तो यहाँ इसको आंसर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमने ये कॉन्सेप्ट लिया ही क्यों? ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कॉट ऑफ -15 पाई/4 क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे 4 पाई ना लेके 1 पाई लेते तो -15 पाई/4 प्लस पाई कितना हो जाता? -11 पाई/4, उसकी भी वैल्यू हमें पता नहीं होती, राइट। तो -11 पाई/4 हो या -19 पाई/4 हो या -15 पाई/4 हो, इनमें से किसी की भी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक ऐसा n पाई डालना चाहते हैं ताकि इनको ऐड करके एक ऐसी वैल्यू मिले जिसकी वैल्यू हमें पता हो, राइट। तो इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि अगर 1 पाई डालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई डालेंगे तो क्या होगा, 3 पाई डालेंगे तो क्या होगा, फिर देखते हैं कि 4 पाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब हम यहाँ 4 पाई डाल देंगे और उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू पाई, यानी कि कॉट पाई/4, और कॉट पाई/4 की वैल्यू तो हमें पता है और वो वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से हम कॉट -15 पाई/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2-3 इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। और इसका ट्रिक यही है कि साइन, कॉस और टैन तीनों का हमने बिहेवियर देख लिया है। साइन और कॉस जो है वो हर 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करते हैं, टैन जो है वो हर पाई के बाद रिपीट करता है। तो जो भी यहाँ पर एंगल दिया हुआ होगा हमें, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, उसे हम थीटा प्लस n पाई या 2n पाई डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंक्शन है, उसे ऐसे लिखते हैं ताकि जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो एक ऐसी वैल्यू निकले जिसका हमें उस फंक्शन, जिस एंगल के लिए हमें उस फंक्शन की वैल्यू पता है, जैसे इस केस में हमने किया। ठीक है, ये इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए इस पैटर्न का एंड देन यू विल गेट द हेक ऑफ इट। तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा डिग्री दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा। अब कोसेक थीटा किससे लिंक्ड होता है? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा का हमने देखा कि जो इनका जो बिहेवियर होता है वो ये होता है कि एवरी 2 पाई इंटरवल पे इनकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, यानी कि साइन थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2n पाई, क्योंकि हर 2 पाई पे चेंज होती है, तो n इंटू 2 पाई दैट इज 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक -1410 डिग्री, तो हम -1410 के साथ कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, 2 पाई हर 2 पाई में चेंज होती है, तो 2 पाई मतलब कितना हो गया डिग्री के टर्म में, 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री।
तो अगर हम डिग्रीज के टर्म में बात करें तो हर 360 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू वापस से सेम हो जाती है। तो या तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसके साथ हम प्लस 360 डिग्री जोड़ सकते हैं, या फिर प्लस 2 इंटू 360 जोड़ सकते हैं, 3 इंटू 360 जोड़ सकते हैं, 4 इंटू 360 जोड़ सकते हैं। बट हम जोड़ेंगे कितना देखते हैं कैलकुलेट करके कि अगर हम 1 इंटू 360 करें तो -1410 प्लस 360 कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आएगी जिसका कोसेक का वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर हम प्लस 2 इंटू 360 करें तो यहाँ हो जाएगा 720, तो -1410 प्लस 720 में भी कुछ ऐसी ही 700 के आसपास कोई वैल्यू आएगी जिसका कोसेक का वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर हम इंटू 3 करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1180, तो -1410 प्लस 1180 की भी वैल्यू कुछ ऐसी ही होगी जो हमें नहीं पता है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इनका जो वैल्यू निकले वो कुछ एक्यूट 0 to 90 के बीच का कोई एक्यूट एंगल निकले, ताकि हम उसकी वैल्यू फटाफट डाल दें। अब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1440, तो 1440 माइनस 1410 हो जाएगा 30, राइट। तो कोसेक 30 डिग्री तो हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 4 इंटू 2 पाई यानी कि 360, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री होती है 2, तो 2 हो गया हमारा आंसर। तो देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट दैट कि ये n की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 4 थी, इनफैक्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी n की वैल्यू 4 थी। तो ये जो हम डिसाइड करते हैं ये हम इन अ वे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही डिसाइड करते हैं। बट जो n की वैल्यू होती है वो जनरली यही 2, 3, 4 इन्हीं में से कोई वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल में ही रह गए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की। तो शुरुआत करेंगे नेगेटिव फंक्शन से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ -x क्या होगा, प्लस साइन x होगा या माइनस साइन x होगा, हो गई ना कंफ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक का यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी फंक्शन का हम नेगेटिव फंक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि जब भी मैं कहती हूँ -x, ठीक है, यानी कि मैं कोई नेगेटिव एंगल की बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर ये मेरा बेस लाइन है, जब मैं पॉजिटिव एंगल की बात करती हूँ तो मैं एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, राइट। अब जब मैं -x की बात कर रही हूँ तो हम इस बेस लाइन से नीचे जा रहे हैं। तो बेसिकली हम कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 4th क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा टिप हम याद रखेंगे कि जो भी फंक्शन 4th वाले क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है उनका जो नेगेटिव फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। तो पहले तो देखते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता कौन सा फंक्शन है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी यानी कि कॉस, तो कॉस x जो है वो पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए कॉस ऑफ -x हो जाएगा प्लस कॉस x, और चूंकि sec x जो है वो 1/cos x होता है तो इसीलिए sec x भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो sec ऑफ -x इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस sec x। इसके अलावा जितने भी बाकी फंक्शंस हैं उन सब के अगर हम नेगेटिव फंक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो सारे होंगे नेगेटिव। जैसे कि साइन ऑफ -x हो जाएगा माइनस साइन x, tan ऑफ -x हो जाएगा माइनस tan x, कॉट ऑफ -x हो जाएगा माइनस कॉट x, और कोसेक ऑफ -x भी हो जाएगा माइनस कोसेक x। दूसरा टाइप है को फंक्शन। अब ये को फंक्शन क्या होता है, इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे सारे इस टाइप के फंक्शन के जहाँ पे हो π/2 -x या π/2 +x, ठीक है। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि साइन तो छोड़ो, पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है। जैसे कि साइन ऑफ π/2 -x, जिसे हम ऐसे भी कहते हैं कि साइन 90 -x, यहाँ पे साइन साइन ही नहीं रहता है, ये बन जाता है cos x। उसी तरह cos 90 -x बन जाता है sin x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन की बात तो बाद में करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है ना वो खुद ही चेंज हो जाते हैं। तो एक्चुअली हमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता है, राइट। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये 2-2 के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे साइन और कॉस एक को फंक्शन है, कॉस जो है वो साइन का को फंक्शन है, यानी कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होगा।
टैन और कॉट ये भी एक पेयर है। कॉट जो है वो टैन का को फंक्शन है। क्यों? क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। उसी तरह सेक और कोसेक भी एक पेयर है और कोसेक सेक का को फंक्शन है। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कंफ्यूज्ड? अरे कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये को फंक्शन है। कैसे? अभी देखते हैं। कॉस थीटा, कॉस, ये जो कॉस है इसका पूरा नाम क्या है? हमने पढ़ा था अपने जूनियर क्लासेस में। कॉस एक्चुअली है कोसाइन, क्योंकि वो साइन का को फंक्शन है। कॉट क्या है? को टैन, क्योंकि वो टैन का को फंक्शन है। कोसेक क्या है? कोसेक क्या है? कोसेक है को फंक्शन ऑफ सेक थीटा, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6 जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें से 3 फंक्शंस जो हैं वो को फंक्शंस हैं। तो अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि π/2 माइनस एक्स या π/2 प्लस एक्स टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, ये तो समझ में आ गया। बट साइन का क्या? साइन क्या होगा? तो साइन का भी देख लेते हैं कि π/2 माइनस एक्स की हम जब भी बात करते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट की बात करते हैं? π/2 माइनस एक्स, यानी कि 90 डिग्री से कुछ कम, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जब भी हम π/2 प्लस एक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा, यानी कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके साइन के साथ क्या होता है। तो फटाफट साइन कन्वेंशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सारे π/2 माइनस एक्स वाले फंक्शंस। तो π/2 माइनस एक्स, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे रहेंगे पहले क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये सारे हम देख रहे हैं पॉजिटिव ही आ रखे हैं। तो ये हमारा हो गया, ये सारे पॉजिटिव। अब बात करते हैं π/2 प्लस एक्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि π/2 प्लस एक्स जो है ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए सिर्फ साइन π/2 प्लस एक्स जो है सिर्फ ये एक लौता है जो पॉजिटिव है। इसके अलावा बाकी सभी जो है वो नेगेटिव है। तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि ये साइन फंक्शन है, हमें ये देखना है कि कॉस ऑफ किसका निकाल रहे हैं। जिसका निकाल रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है? कॉस है, राइट। तो कॉस फंक्शन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, इसीलिए आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। और चूंकि ये π/2 प्लस एक्स वाला फॉर्म है, इसीलिए इसका को फंक्शन आंसर होता है, इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ साइन की जब बात करेंगे तो हम ये वाला क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तीसरे टाइप की बात करेंगे जहाँ पे हम ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे रहेगा पाई प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स। तो इस तरह के केसेस में हम देखेंगे कि फंक्शन तो चेंज नहीं होता है, मतलब साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन ही रहता है, कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो कॉस ही रहता है। तो फंक्शन में चेंज नहीं आता है, लेकिन उनका साइन चेंज हो सकते हैं। अब साइन चेंज कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि पाई माइनस एक्स यानी कि 180 डिग्री से कुछ कम, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस एक्स यानी कि 180 डिग्री से कुछ ज़्यादा, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी साइन पे गौर करते हैं। पाई माइनस एक्स वाले जो फंक्शंस हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? पाई माइनस एक्स, यानी कि ये सारे सेकेंड क्वाड्रेंट पे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन पाई माइनस एक्स ही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी जो दोनों हैं वो दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। अब पाई प्लस एक्स वाले देखते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री प्लस एक्स, यानी कि ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ टैन का फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए टैन पाई प्लस एक्स जो है यही एक लौता है जो पॉजिटिव है, बाकी दोनों जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये समझना है ये कि क्वाड्रेंट वाले में किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल वाली चीज़ें तो काफ़ी देख ली, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन हो कि साइन एक्स प्लस वाई या फिर कॉस एक्स प्लस वाई, तो वैसे केसेस में हम कैसे हैंडल करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया हमारा फोकस रहेगा साइन कॉस और टैन पे, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो वैसे ही कवर हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो इन्हीं के ही रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे 3 ऐसे फॉर्मूले की जो हमें बहुत काम आते हैं और हमें इन्हें याद रखना पड़ता है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में कोई सवाल आए तो हम ये सोचने ना बैठें कि भाई ये डिराइव करना है कि कहाँ से निकालना है। और दूसरी बात, ये जो पूरा वीडियो है ये एक क्रैश कोर्स वीडियो है जिसमें हम सिंगल वीडियो में पूरा लेसन कवर करेंगे, इसीलिए कोई भी डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। लेकिन अगर आप डेरिवेशंस देखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर और ज़्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमने इसी चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। तो पहला है साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, दूसरा cos x प्लस वाई हो जाता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो याद भी नहीं रहेगा, कंफ्यूज होते रहेंगे पूरा टाइम, क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं। कहीं पे cos cos है, कहीं पे cos साइन है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है। तो इसके लिए मैं आपको दूंगी एक मेमोरी टिप। ठीक है, तो पहले मेमोरी टिप समझते हैं। एक बार मेमोरी टिप समझ आ जाएगा तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है, मेमोरी टिप से खुद ही याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो 2 फॉर्मूले थे बड़े कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो साइन है वो सन है, सन बेटा। ठीक है, तो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें जनरली दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ट्रेट आप याद रखिएगा। जो कॉस है वो है बॉस, जिसके पास सारा पावर है, वो खुद से सब कुछ कर सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसे लगता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर हम सन के बारे में पूछें तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे दूसरों की हेल्प चाहिए। तो सन जो है हमेशा चाहेगा कि वो बॉस के साथ साथ रहे, बॉस उसके साथ साथ रहे और साथ में वो काम करे। ठीक है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो कैसा है, साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि साइन और कॉस साथ में रहना चाहते हैं, सन और बॉस साथ में रहना चाहते हैं, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो जो दोनों ही टर्म्स हैं, दोनों में हम देख रहे हैं साइन कॉस ऐसे है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, cos x प्लस वाई। अगर बॉस की बात करते हैं तो भाई बॉस तो खुद ही, उसे लगता है वो खुद ही महान है और उसे सन की ज़रूरत ही नहीं है। तो बॉस का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या देखते हैं, पहला टर्म हमारा है cos x cos y, सिर्फ बॉस के टर्म्स हैं, उसे सन की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए कोई साइन का टर्म नहीं है, माइनस साइन x साइन y। ऊपर से जो सन के टर्म्स हैं भी साइन x साइन y, उसे वो कोई वैल्यू नहीं देता है, उसे उसने पूरा इग्नोर कर रखा है, इसीलिए माइनस साइन। ठीक है, एक सिंपल सा स्टोरी जैसा है जिससे आपको आसानी से ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। कभी भी पूछा जाए साइन एक्स प्लस वाई तो ध्यान याद करना है कि सन के बारे में पूछा जा रहा है और सन क्या चाहता है, हमेशा बॉस के साथ रहना, इसीलिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर पूछा जाए कॉस एक्स प्लस वाई तो कॉस क्या है, बॉस, बॉस क्या चाहता है, सिर्फ अकेले रहना और जो सन का काम है उसको इग्नोर मारना, इसीलिए इसका हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। है था ना ये आसान। तो अगर मेमोरी टिप याद रहेगा तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रहेंगे। ठीक है, और हमारा तीसरा फॉर्मूला tan के लिए है जो कि है tan x प्लस वाई का। तो ये फॉर्मूला कहता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। ये फॉर्मूला काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट में है तो भूलने के चांसेस कम है। और वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि हर फॉर्मूले के साथ मैं एक मेमोरी टिप दे दूं, उसके बाद पता चला मेमोरी टिप्स को याद रखने के लिए ही कोई मेमोरी टिप देना पड़ रहा है, राइट। तो ये थे हमारे 3 सम वाले फंक्शंस, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और टैन एक्स प्लस वाई, और इनके बेसिस पे हम बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज फॉर्मूले नीड टू बी एट योर फिंगर टिप्स। तो इससे पहले कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करें, आप नज़र मार लीजिए एक क्विक रिकैप पे। तो अभी तक हमने ये 4 कैटेगरी के फॉर्मूले देखें, राइट। तो मैं इन्हें फॉर्मूले ही कहूँगी क्योंकि इनकी डेरिवेशन वगैरह तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। तो इन जस्ट एक ही स्क्रीन पे मैंने सारे फॉर्मूले डाल दिए हैं जो हमने अभी तक देखा है। एक तो हमने देखा कि माइनस ऑफ जो नेगेटिव फंक्शन होते हैं उनको हम कैसे डील करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। एक हमने देखा कि π/2 प्लस एक्स और π/2 माइनस एक्स वाले फंक्शंस को कैसे डील करते हैं। एक हमने देखा π प्लस एक्स और π माइनस एक्स वाले फंक्शंस कैसे होते हैं।
और जो चौथा कैटेगरी हमने देखा वो हमने देखा कि किसी भी फंक्शन का x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फंक्शंस किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। और अब टाइम आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देखे, नेगेटिव फंक्शन, π/2 वाले फंक्शन, पाई वाले फंक्शन और साइन x प्लस वाई, टैन x प्लस वाई वाले फंक्शंस भी। तो कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पर बगल में आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने रख रखे हैं, ताकि आप ये सोच सको कि जब हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन है इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखेंगे साइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन 15 डिग्री को हम दो ऐसे डिग्रीज के टर्म में लिख सकते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता हो, जैसे कि 45 डिग्री और 30 डिग्री। साइन 45 क्या होता है वो भी हमें पता है, और साइन 30 क्या होता है वो भी हमें पता है। तो साइन 15 को हम साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, साइन a माइनस बी या फिर साइन x माइनस वाई। तो कहाँ पे है ये फॉर्मूला, साइन x माइनस वाई। तो ये रहा हमारा साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला, हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b यानी कि साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस a साइन b यानी कि कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 एंड साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 15 डिग्री की। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री। तो क्या मैं सॉल्व करूँ या आप सॉल्व करेंगे खुद से? वैसे आप खुद से भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। 75 डिग्री को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अगर हमें दो ऐसे डिग्रीज में ब्रेक करना हो जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, ऐसी कौन सी डिग्रीज होती हैं? सबसे पहले तो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 30 प्लस 45। तो ये हो गया कॉस a प्लस बी, और हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यानी कि कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 30 हो जाएगा 1/2 और साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13/12 पाई। तो यहाँ पर हमें फिर से वही ट्रिक अपनाना है। यहाँ जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है रेडियन की 13/12 पाई, अब 13/12 पाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो हमारा एम क्या रहेगा, इसको कुछ भी इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जैसे पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, π/2 प्लस एक्स, π/2 माइनस एक्स, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम इनमें से कोई भी फॉर्मूले को यूज़ करके इसका वैल्यू निकाल सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम इसके साथ क्या प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो कुछ जैसे मैंने बताया था कि ये फाइंड करने के लिए कि इसको किस फॉर्म में लिखें, हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ देखते हैं हम, ये है 13/12 पाई। तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश रहती है कि क्या हम इसको किसी भी तरीके से पाई प्लस एक्स के फॉर्म में या पाई माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पाई का और इसका डिफरेंस कितना है, उसी से हमें आइडिया लगता है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक नंबर है 6 को हम 2 प्लस कोई चीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि 6 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है, तो यानी कि 2 + 4 करेंगे तो 6 मिलेगा, राइट। तो वही आइडिया लेने के लिए हम एक बार देखते हैं कि पाई माइनस 13/12 पाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो हम देखते हैं कि वैल्यू आएगी π/12, ठीक है। तो अब π/12 जो है ये कम से कम 13/12 पाई से तो थोड़ा कम ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
है ना। तो हम इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं, tan पाई प्लस पाई बाई 12, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 12 होता है 13 पाई बाई 12। ठीक है, अब हमें पता है कि tan पाई प्लस एक्स कितना होता है। हमने देखा कि tan पाई प्लस एक्स होता है tan एक्स, तो यानी कि ये होगा tan पाई बाई 12। बट अब सबसे मज़े की बात है कि भाई पाई बाई 12 कितना होता है, पाई होता है 180, तो 180 बाई 12 यानी कि tan 15 डिग्री। लेकिन tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या, फिलहाल तो नहीं पता है, बट लग रहा है tan 15 डिग्री तो आराम से निकल ही जाएगा, क्योंकि 15 को जो है हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी हमें पता है, tan a माइनस बी के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब हम ये वैल्यूज़ तो आराम से डाल सकते हैं, tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 होता है 1 और tan 30 होता है 1/√3। तो बेसिकली ये हो गया 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको फर्दर जो है आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से tan 15 डिग्री यानी कि tan 13/12 पाई की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो है पहला स्टेप, कि 13/12 पाई को हम किस तरीके से पाई प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स के फॉर्म में लिखें। ठीक है, और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको तभी आएगा जब आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर में आपका खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इस तरह का कुछ रिलेशन प्रूव करना है। आपको क्या लगता है कि यहाँ हम कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, बगल में ये जो मैं हमेशा फॉर्मूले फ्लैश करके रखी हूँ वो इसलिए कर रखी हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इतनी सारी फॉर्मूले होती हैं। तो कई बार आप सोचते हैं कि भाई अचानक से sin x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ क्यों किया, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ क्यों किया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ आएगा। अब जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में पूरा tan फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन का कोई फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी तरीके से साइन पाई प्लस एक्स या पाई बाई 2 प्लस एक्स वाले कोई कॉन्सेप्ट भी कुछ खास काम आते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रिक है वो है tan 3x tan 2x और tan x, ये 3 चीज़ों के साथ खेला गया है। तो हम देखते हैं कि tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस एक्स। अब 2x प्लस एक्स किस फॉर्म में आ गया, tan a प्लस b, तो tan a प्लस बी यानी कि tan x प्लस वाई वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो tan 2x प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एनीवेज है tan 3x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम खोने नहीं देंगे क्योंकि हमारे इस जो हमें प्रूव करना है उसमें भी tan 3x वाला एक टर्म है। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब हम इसको गौर से देखें तो हमें लगभग ये सारे टर्म्स मिल गए हैं जो हमें प्रूव करने हैं। अब सिर्फ इन्हें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, राइट? तो रीअरेंज भी कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा ये tan 3x 2x tan x है इसको हम इस साइड रखते हैं और tan 3x को हम इक्वल टू के उल्टे साइड ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan 3x tan 2x इज इक्वल टू tan 2x लिख ही देते हैं, माइनस tan 3x
tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x माइनस tan 3x। तो अब अगर हम इस माइनस साइन को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसमें मेन ट्रिक क्या था कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन से फॉर्मूला या कौन से कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करें। ठीक है, अच्छा एक बार मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आपको अंधाधुन नहीं रटना है। इन सब के डेरिवेशंस है कि भाई कहाँ से ये आते हैं। इनफैक्ट ये शुरू के जो 3 कैटेगरी है ये तो मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर पहले, और ये जो फॉर्मूले हैं इनकी डेरिवेशंस मैंने यहाँ नहीं बताई है इस वीडियो में, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स वीडियो है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर आपको सारी डिटेल्ड वीडियोज़ मिल जाएगी जिसमें इन हर एक रिलेशंस को हमने डिराइव भी कर रखा है। तो इनको समझ लीजिए पहले, और उसके बाद इनको मेमोराइज करना भी ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम में फास्ट कर सकें। और मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। अब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है ये आपकी मेमोरी में बैठती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट tan π/4 प्लस x डिवाइडेड बाई tan π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। जनरली जब इस तरह के प्रूफ होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, उसको पूरा सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, tan π/4 प्लस एक्स, tan a प्लस b वाला फॉर्म है। तो tan x प्लस y का फॉर्मूला ये है, इसमें डाल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी करते हैं, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan π/4 होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, और its entire thing is divided by 1 minus tan x divided by 1 plus tan x। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 plus tan x by 1 minus tan x into 1 plus tan x by 1 minus tan x, यानी कि 1 plus tan x divided by 1 minus tan x का होल स्क्वायर, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इसको प्रूव। छोटा सा 2 स्टेप का सॉल्यूशन था, बट ट्रिक क्या था कि यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका पहला स्टेप ही यह बताता है कि आपका पूरा सॉल्यूशन सही होगा या नहीं। अगर आप पहले ही स्टेप में फंस गए फिर तो दिक्कत है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आइडिया लगेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन को हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे। जैसे अगर गलत भी बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर कोई चाहे तो tan π/4 प्लस एक्स को लिखा कि भाई sin π/4 प्लस एक्स बाई cos π/4 प्लस एक्स। मैं ये नहीं कह रही कि उस तरीके से आप कभी इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे, बट वो इतना लेंदी हो जाएगा कि आप बीच में ही उलझ जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब आ गए हैं दूसरे पड़ाव में, और इस पड़ाव में हम कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे, बट थोड़े अलग तरह के फंक्शंस, जैसे कि 2x वाले फंक्शंस, sin 2x, cos 2x, tan 2x। फिर बात करेंगे 3x वाले फंक्शंस, जैसे कि sin 3x, cos 3x, tan 3x। तो देखते हैं ये वाले फंक्शंस कैसे दिखते हैं, इनके कैसे फॉर्मूले होते हैं। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं डेरिवेशंस इनके यहाँ नहीं कर रही हूँ जस्ट टू सेव टाइम, बट अगर आप डेरिवेशंस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिए गए वीडियोस जो हैं वो डिटेल्ड वर्जन है, उनमें हमने सारे डेरिवेशंस कर रखे हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले 2x फंक्शंस। तो sin 2x होता है 2 sin x cos x, cos 2x होता है cos square x माइनस sin square x,
और tan 2x होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब चूंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मैंने मेमोरी टिप नहीं दिया है, इनको आप खुद ही याद कर सकते हैं। इनफैक्ट याद करने का एक अच्छा तरीका है, इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो बार बार ये फॉर्मूला यूज़ होता रहेगा एंड दैट्स हाउ यू रिटेन इट बेटर। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक शीट ऑफ पेपर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने फॉर्मूले हैं वो सबको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी जो भी आपकी पढ़ने की जगह है, स्टडी टेबल है, जो भी है उसके सामने उसे लगा लीजिए। जब आप बार बार उनको देखते रहिएगा तो उस तरीके से भी आपके दिमाग में ना ये फॉर्मूले बिल्कुल सेट हो जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं 3x वाले फंक्शंस। साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कॉस 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x हो जाता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इतना ही नहीं, एक और तरह के रिलेशंस हम यहाँ देखते हैं और वो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे और इनके बेसिस पे भी हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, अपने फिंगर टिप्स पे रखना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच करने कैसे करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इससे हम अपने कॉन्सेप्ट को करते हैं क्रिस्टल क्लियर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। तो अभी तक में आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हम हर कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व किए थे इस तरह के क्वेश्चन कि tan 15 डिग्री निकालो, sin 15 डिग्री निकालो, राइट। उससे भी कुछ समय पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे था कि भाई tan ऑफ -15 बाई 4 पाई निकालो, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम 2-3 तरह के अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न का अच्छा आइडिया लगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। tan पाई बाई 8 हमें निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पाई बाई 8 को हम x मान लेते हैं, तो यानी कि हमें tan x की वैल्यू निकालनी है। अब पाई बाई 8 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन पाई बाई 4 का वैल्यू हमें ज़रूर पता है और 2x होता है पाई बाई 4, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें निकालना क्या है, tan x की वैल्यू निकालनी है और tan 2x की वैल्यू हमें पता है। tan 2x क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 जो कि 1 है, ठीक है। तो अब tan x और tan 2x में कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला जो tan 2x और tan x को कनेक्ट करता है, राइट। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan 2x है 1, दिस इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसको अगर हम ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इज़ इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, जहाँ पे अगर हम tan x को मान लेते हैं y तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से, आसानी से निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से y क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब प्लीज़ आप ये मत पूछिए कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका सीखा था हमारे प्रीवियस क्लास में, वहाँ से हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसके हेल्प से हम किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि क्लास 10th में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा
यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2, यहाँ लिख देते हैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें डालते हैं तो y की वैल्यू मिलती है हमें -1 ±√/2, ये वैल्यू हमें मिलती है। आप खुद करके भी ये चेक कर लो। तो इसका मतलब है कि tan π/8 की हमें वैल्यू मिलती है -1 ±√/2। अब सवाल वहीं पे आके अटक जाता है कि भाई ये वैल्यू -1 +√2 होगी या -1 -√2 होगी। तो इसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे क्वाड्रेंट का। π/8 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई क्या है, पाई है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 8 जो है ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, यानी कि सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो उस हिसाब से tan π/8 की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए -1 +√2 ही बैठी। -1 -√2 होगा तो ओवरऑल जो इसका आंसर है वो हो जाएगा -1 -√2, जो कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, राइट। बट हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है, इसीलिए tan π/8 की वैल्यू हो जाएगी -1 +√2 या फिर √2 -1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे कहा गया है कि प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin² x cos² x। ठीक है, तो बिल्कुल पहले की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि cos 4x से स्टार्ट करेंगे। cos 4x को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ में से कौन से फॉर्मूले को हम पिक कर सकते हैं। अब 4x का 3x से तो कुछ खास लिंक है नहीं, राइट, लेकिन 4x का 2x से लिंक बन सकता है, क्योंकि 4x को हम लिख सकते हैं 2 × 2x, राइट। तो हम इसे कह सकते हैं cos 2x के फॉर्मेट में है, जहाँ x की वैल्यू 2x है, इतना ही फ़र्क है, राइट। तो ये हो जाएगा cos² x, x की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस sin² x, x की जगह हम फिर से लिखेंगे 2x, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है, ठीक है। अगर इस पूरे चीज़ को हमें sin² के फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि यहाँ पे 1 - sin² cos² के फॉर्म में है, तो cos² + sin² हमें क्या पता है कि sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1। तो cos² 2x को हम लिख सकते हैं 1 - sin² 2x माइनस sin² 2x, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin² 2x, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 - 2 sin 2x का होल स्क्वायर, sin 2x का होल स्क्वायर को ही हम लिखते हैं sin² 2x, राइट। तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 2 × 4 sin² x cos² x, तो ये फर्दर हो जाएगा 1 - 8 cos² x sin² x, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने इसे भी प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस की, जहां पर हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डील करेंगे, जैसे कि sin x cos y, cos x cos y, sin x sin y, cos x sin y। तो इनके फॉर्मूले देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। ऑब्वियसली ये sin x cos y वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, और इसीलिए हम फिर से मेमोरी टिप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले से। cos x cos y क्या होना चाहिए इसका, मैंने पहले ही बताया था, cos माने बॉस, तो बॉस को तो हमेशा ऐसा लगता है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है और वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। तो इसीलिए इसका अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे कोई साइन फंक्शन नहीं होता है, ये हो जाता है cos x + y + cos x - y डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। दूसरा sin x sin y, अब यहाँ बेचारा दोनों ही साइन फंक्शन है, और सन को तो हमेशा बॉस की ही ज़रूरत होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस फंक्शंस हैं, सिर्फ बॉस है। लेकिन अब आप कहेंगे कि तो पहले वाले में भी तो सिर्फ बॉस ही था, तो इसमें अलग क्या है, इसमें साइन सारे उल्टे हो जाएंगे। पहले वाले फंक्शन में जो भी प्लस थे वो अब माइनस हो जाएंगे, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब बच गए हाइब्रिड, यानी कि अगर sin x cos y रहा या cos x sin y रहा, तब क्या होगा, तब एक्चुअली ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेंगे, दोनों फॉर्मूले ऐसे के ऐसे रहेंगे, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, सब जगह बॉस हटके
सन आ जाएगा, यानी कि सब जगह कॉस हट के साइन आ जाएगा। और इस तरह से बन गए हमारे चारों फॉर्मूले, और ये काफ़ी सिंपल था। एक दो बार अगर आप इसी स्टोरी के साथ इन चारों फॉर्मूले को लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो मैं बता रही हूँ कि आप ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे और कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। एक बार प्रैक्टिस तो हम ही करेंगे अभी। तो चलिए एक बार हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूले को याद रखते हैं। तो अगर कॉस और कॉस टुगेदर है, बॉस और बॉस साथ में है, तो बॉस को तो सन की ज़रूरत ही नहीं है, किसी चेले की ज़रूरत नहीं है, उसे लगता है वो खुद ही सब कर लेगा। यानी कि यहाँ पे दोनों कॉस फंक्शन होंगे, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, दोनों कॉस फंक्शन होंगे और इनका सिंपल सा फॉर्मेट है कॉस फंक्शन प्लस कॉस फंक्शन डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरे वाले में क्या है, साइन एक्स साइन वाई। अब जो सन है उसे हमेशा ही ऐसा लगता है कि उससे खुद से कुछ नहीं हो पाएगा और बॉस ही सब कुछ कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी सारे बॉस वाले फंक्शन होंगे, यानी कि कॉस फंक्शन। बट फिर ऊपर वाले फॉर्मूले से अलग क्या होगा कि इनके जो साइन हैं वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तीसरा फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई। अब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही हैं, तो जब साइन और कॉस दोनों ही होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को याद करने के लिए ऊपर के जो दो फॉर्मूले हैं ये हूबहू वैसे ही होंगे, सिर्फ कॉस की जगह सब में साइन आ जाएगा। यही हमारा सिंपल सा ट्रिक है। तो इसीलिए साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखें ये पहले फॉर्मूले के जैसा ही है हूबहू, सिर्फ कॉस की जगह हमने साइन कर दिया। और चौथे वाले फॉर्मूले में बिल्कुल दूसरे वाले फॉर्मूले का हूबहू होगा, सिर्फ कॉस की जगह हम कर देंगे साइन। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चारों फॉर्मूले ये बॉस और सन की स्टोरी के हेल्प से आराम से लिख लिया। इसी तरह से आप इसे एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किसका फॉर्मूला कौन सा वाला है। एंड प्लीज़ इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जैसा कि हम अभी करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये जो हम फॉर्मूले सीख रहे हैं इनका यूसेज भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब हम आ गए हैं अगले कैटेगरी में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा जब हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, जैसे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, या फिर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, या फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई, या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। मतलब ऐड या डिफरेंस निकालते हैं दो फंक्शंस का, तब क्या होगा। फिर से इन चारों के फॉर्मूले लिखेंगे हमारे मेमोरी टिप स्टोरी के साथ। कॉस अभी भी बॉस है, साइन अभी भी सन है, ठीक है। तो सन की हमेशा एज यूजुअल यही इच्छा रहती है कि भाई बॉस मेरे साथ साथ रहे, यानी कि साइन कॉस साथ साथ रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि नीचे के जो दो फॉर्मूले हैं, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई, दोनों के ही केस में जो है, जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन और कॉस दोनों है ना। तो ऊपर वाले में क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और नीचे वाले में क्या है, सेम चीज़ है, सिर्फ कॉस और साइन को हमने उलट पुलट कर दिया है। अब कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 है और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 है, ठीक है। तो जब साइन के सम या साइन के डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे आउटपुट में क्या होता है, साइन और कॉस ये दोनों फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बॉस की बात करते हैं। जब हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की बात करते हैं तो ऑब्वियसली भाई बॉस को तो कोई चाहिए ही नहीं, तो तब हमारे आउटपुट में दोनों कॉस के फंक्शन होते हैं, जैसे कि कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता है तब क्या होता है। अब इस केस में चूंकि बीच में माइनस साइन आ गया, इसका मतलब है कि दोनों बॉस में लड़ाई हो गई, बॉस एक्स और बॉस वाई में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो क्या हुआ, तो बॉस का एक भी फंक्शन नहीं आया, तो बचा क्या था, साइन का फंक्शन। तो बेचारा साइन का फंक्शन आ गया आउटपुट में। तो उस केस में आउटपुट में सारे साइन के फंक्शन हैं, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे मेमोरी टिप स्टोरी से हमने इन चारों फॉर्मूले को भी बिल्कुल आराम से लिख लिया। तो अब इन चारों फॉर्मूले को भी लिखने की एक राउंड ऑफ प्रैक्टिस तो बनती है। इन चारों फॉर्मूले को भी खुद से लिखना है मेमोरी टिप को याद करके। तो पहला क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, बॉस बॉस
दोनों बॉस साथ में हैं तो उन्हें सन की तो ज़रूरत है ही नहीं, उन्हें साइन फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 इंटू कॉस फंक्शन x प्लस वाई बाई 2, कॉस फंक्शन फिर से x माइनस वाई बाई 2, दोनों ही कॉस फंक्शन। अब उसके बाद कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, अब दोनों बॉस में लड़ाई हो गई है भाई, दोनों उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी बॉस फंक्शन नहीं आएगा, उल्टा क्या आ जाएगा, साइन फंक्शन, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब तीसरा में क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब सन जो है हमेशा ही ये चाहता है कि वो बॉस के साथ लगा रहे, बॉस उसके साथ में हो, साइन हमेशा ऐसा चाहता है, राइट। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई जो है उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक साइन फंक्शन रहेगा साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और एक कॉस फंक्शन रहेगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब जब बात करते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई की, तो क्या है, अब साइन फंक्शन का मतलब ही है कि साइन और कॉस दोनों रहेंगे, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे हमने साइन को चेंज कर दिया है तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा साइन के साथ ही खेलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम साइन के साथ पहले पॉजिटिव प्लस एक्स प्लस वाई था, अब साइन के साथ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो अब साइन के साथ हम लगा देंगे एक्स माइनस वाई बाई 2 और कॉस के साथ हम लगा देंगे एक्स प्लस वाई बाई 2। तो हमने सिर्फ साइन को ही चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा, ठीक है। तो इस तरह से एक स्टोरी के फॉर्म में जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, एटलीस्ट ये साइन कॉस वाले फॉर्मूले पे। तो अभी तक हमने देखा कि जो साइन कॉस वाले फॉर्मूले हैं, हमने 3 तरह के फॉर्मूले पढ़े, राइट। एक फॉर्मूले हमने इस पैटर्न के पढ़े कि साइन एक्स प्लस वाई टाइप के, जैसे साइन एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स प्लस वाई, इस टाइप के। दूसरा हमने पढ़ा साइन एक्स प्लस साइन वाई या फिर कॉस एक्स प्लस साइन वाई या फिर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, एक इस पैटर्न का पढ़ा हमने। और जो तीसरा कैटेगरी का फॉर्मूला पढ़ा हमने, वो पढ़ा हमने प्रोडक्ट वाला, जैसे कि साइन एक्स कॉस वाई या फिर कॉस एक्स साइन वाई या फिर साइन एक्स साइन वाई, इस पैटर्न वाले। तो ये 3 पैटर्न के हमने साइन कॉस के फॉर्मूले पढ़े और ये सारे फॉर्मूले को हम ये बॉस और सन वाले स्टोरी से याद रख सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी जो हमने कुछ नए सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़े, जहाँ पे हम मोस्टली कॉस एक्स और साइन एक्स के प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस के बात से रिलेटेड है, इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस एक्स। तो हम हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉस एक्स, अगर हम इस पूरे चीज़ को x मान लेते हैं और इस पूरे चीज़ को y मान ले, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के फॉर्मेट में है। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो करते हैं। ध्यान देना है कि x जो है यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स, और y यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसी को यूज़ करके ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म है कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 यानी कि कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। तो पहले टर्म में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दूसरे टर्म में पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8, और दूसरा वाला हो जाएगा 2x बाई 2 यानी कि x, तो ये हो जाएगा cos x। तो क्या हम सही जा रहे हैं? सही तो जा रहे हैं, बट यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ये पाई बाई 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो cos पाई बाई 4 कितना होता है, यानी कि 45 डिग्रीज। तो 0 1 बाई 2 1 बाई √2, तो ये हो जाएगा 1 बाई √2 इंटू कॉस एक्स। तो अब √2 इंटू √2 होता है 2, तो ये हो जाएगा √2 कॉस एक्स, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, और हमने कर दिया है इसको प्रूव।
ठीक है। तो जो अगर फिर से आप ध्यान दें तो ये चीज़ें हैं बहुत सिंपल, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट फार्मूला है। तो इन फार्मूले को भी हमने ऑलरेडी मेमोरी टिप भी शेयर किया है। मेमोरी टिप्स को यूज़ करके फार्मूले को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि फार्मूला आपके फिंगर टिप्स में हो और फार्मूले में कोई गलती ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें प्रूव करना है कि cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में है cos 7x प्लस cos 5x। ये किस फॉर्म में है? cos x प्लस cos y, जहाँ पे x की वैल्यू है 7x और y की वैल्यू है 5x। तो हम cos x प्लस वाई का फॉर्मूला डालेंगे और वो होता है 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो यानी कि cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। और उसके बाद हमारा डिवाइडेड बाई है sin 7x माइनस sin 5x, यानी कि sin x माइनस वाई। फिर यहाँ पे भी वही बात, x जो है वो 7x है और y जो है वो 5x है। तो इसका फॉर्मूला डालेंगे, ये होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 यानी कि 7x माइनस 5x बाई 2। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x 12x बाई 2 यानी कि 6x, 7x माइनस 5x यानी कि 2x बाई 2, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6x इंटू साइन x। 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 6x कैंसिल हो गया। अब हमें पता है cos थीटा बाई साइन थीटा होता है cot थीटा यानी कि cot x, और यही है हमारा राइट हैंड साइड और हमने कर दिया इसे प्रूव। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा गया है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब शुरुआत कैसे कर सकते हैं? अब साइन स्क्वायर 6x का मतलब होता है साइन 6x का होल स्क्वायर, उसी तरह साइन स्क्वायर 4x का मतलब होता है साइन 4x का होल स्क्वायर, राइट? यही मतलब होता है। तो ये किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करना है? अब हम देख रहे हैं कि ये साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्म में है और ये साइन एक्स माइनस साइन वाई के फॉर्म में है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी कि 6x माइनस 4x बाई 2। ये हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा टर्म यानी कि साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फॉर्म। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 10x बाई 2 यानी कि 5x और 6x माइनस 4x यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि cos x। सो 2 साइन 5x cos x इंटू 2 cos 5x साइन x। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको थोड़ा गौर से देखेंगे कि इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि हमें राइट हैंड साइड मिले, क्योंकि मोटो तो हमारा यही है कि हमें इस यहाँ से राइट हैंड साइड को पाना है। तो राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं साइन 2x, और हमें पता है साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x cos x। तो उसी लॉजिक के साथ इसे हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। हम क्या करेंगे? 2 इंटू साइन 5x cos 5x इनको साथ में कर देते हैं, और उसी तरह से 2 इंटू साइन x cos x इन्हें साथ में कर देते हैं।
ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 2 5x और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 2x, यानी कि ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x, और यही हमारा राइट हैंड साइड है और हमने कर दिया है इसे प्रूव। तो हमेशा जब भी इस तरह के आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करते हैं जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, उसको तोड़ते जाएंगे, जहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल हो करते जाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ तक तो आप आराम से कर लेते, बट इसके बाद जो है क्या करना है, ये आइडिया कहाँ से आएगा, राइट हैंड साइड को देखते हुए। जब हमने राइट हैंड साइड देखा तो हमें क्लिक किया कि इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेट करना है, तो वहीं से हमने इसका ये अगला स्टेप किया। हाँ, तो हमने काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, ठीक है, काफ़ी सारे एक्चुअली। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस पढ़े जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, काफ़ियों को तो हमने खुद से प्रूव किया, करेक्ट। अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है, अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि ऐसे इक्वेशंस जिसके अंदर होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हमें ये तो पता है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को सॉल्व करते थे, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे, बट अब आज हम यहाँ देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये? प्रिंसिपल स्पेशल होता है, आपके स्कूल में भी जो प्रिंसिपल सर होते हैं या प्रिंसिपल मैम होती हैं वो काफ़ी स्पेशल होती हैं, उनके पास काफ़ी पावर होता है, लोग उन्हें अलग तरीके से देखते हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, इसकी जो वैल्यू होती है ये बहुत स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेशल वैल्यू। और वो स्पेशल वैल्यू की खासियत ये होती है कि वो जो वैल्यू होती है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती है, यानी कि वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो अगर वो वैल्यू 360 डिग्री से कम है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि स्पेशल, स्पेसिफिक। और जहाँ जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि ऐसी एक वैल्यू जो किसी भी n वैल्यू के लिए ट्रू हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये काफ़ी देर पहले कि जब हम इन फंक्शंस को देखते हैं, जैसे अगर साइन फंक्शन को देखें तो हर 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती रहती है। तो इसकी जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू 2 पाई पे है, फिर वही वैल्यू 4 पाई पे है, वही वैल्यू 6 पाई पे है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जैसे 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, इन सब में इसकी वैल्यू सेम है। तो अगर मैं एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन दूं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, यानी कि कोई भी n पाई वैल्यू में इसकी वैल्यू 0 है, राइट। तो ये n पाई हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन जो किसी भी n की वैल्यू के लिए ट्रू है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जनरल सॉल्यूशन हम इसी को कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी x की वैल्यू जो 360 डिग्री से कम है, और जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन हम देंगे वो हम n के टर्म्स में देंगे जो n के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, यानी कि वो जेनरिक है, वो सब के लिए ट्रू है, राइट। वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं और किस तरीके से उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये बेसिक बातें एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ। साइन एक्स और कॉस एक्स जो फंक्शंस हैं ये दोनों हर 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, और टैन एक्स जो फंक्शन है ये हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे सारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 3 थ्योरम्स के बारे में आपको बताएंगे, और ये 3 थ्योरम्स 3 फंक्शंस के लिए हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स। अगर आपको ये 3 थ्योरम्स पता हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम पहले थ्योरम की बात करते हैं, और ये थ्योरम है साइन फंक्शन के लिए। तो ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी 2 रियल नंबर्स x और y के लिए अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y है तो x और y के बीच में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन ये होता है कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y,
ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाई 3 ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पाई बाई 3 एक स्पेसिफिक वैल्यू है और पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई से कम है। ठीक है, बट इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो जनरल सॉल्यूशन इस थ्योरम के हिसाब से होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो क्या है? पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब दूसरे थ्योरम की बात करते हैं जो कि है कॉस फंक्शन के लिए। तो ऑन सिमिलर लाइंस ये थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं x एंड y और अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो हम कहते हैं कि x और y के बीच में एक रिलेशन होगा और वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब चलते हैं तीसरे थ्योरम की तरफ जो कि है tan x के लिए। अब tan x के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी भी दो रियल नंबर्स x एंड y के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो tan x का जो डोमेन होता है यानी कि परमिसिबल इनपुट्स जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। परमिसिबल इनपुट्स होते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ना हो, सारे ऐसे नंबर्स। तो इसीलिए यहाँ हम कहेंगे कि अगर x एंड y पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है तो tan x इज इक्वल टू tan y अगर हमारा गिवन कंडीशन है तो हम कहेंगे कि x और y के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है और वो रिलेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सारे जो थ्योरम्स हैं ना, ये हमने जो भी बेसिक पढ़ा था उन सब से लिंक्ड है। हमने डोमेन रेंज के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनसे लिंक्ड है, हमने जो पीरियोडिक इंटरवल में वैल्यू चेंज होने वाली कॉन्सेप्ट पढ़ी थी उससे लिंक्ड है, राइट। और अब हम देखेंगे कि इन तीनों थ्योरम्स के यूज से हम किस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी हम फटाफट देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/2 cos y इज इक्वल टू 1/2। तो पहले sin x की बारी है। sin x इज इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या पता है 1/2 कौन से डिग्री की वैल्यू होती है साइन की? साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6। ये जो वैल्यू है ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है और ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन निकालना बाकी है। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी भी साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 है। यही हमने देखा, राइट, कि साइन x इज इक्वल टू साइन 30 यानी कि साइन पाई बाई 6। तो अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है तो x और y के बीच का रिलेशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से x और y के बीच का रिलेशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, और y यहाँ पे है पाई बाई 6। ठीक है, अब अगर हम दूसरा वाला देखें cos y इज इक्वल टू 1/2, तो cos की कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि cos पाई बाई 3। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू पाई बाई 3 और ये किस तरह का सॉल्यूशन है? ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y, तो यहाँ पे cos y इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 है। तो यानी कि वो जनरल सॉल्यूशन का जो जनरल स्टेटमेंट है, वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से जो उसका x था वो यहाँ y है और जो उसका y था वो यहाँ पाई बाई 3 है। ठीक है, तो उसी लॉजिक से अप्लाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। वाई यहाँ पे क्या है? पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारा ये है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा ये जो 3 थ्योरम्स की मैंने बात की, साइन के लिए एक, कॉस के लिए एक और टैन के लिए एक, हमेशा ये 3 थ्योरम्स काम आती हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह से कवर किया है क्लास 11th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हालांकि इसके अंदर हमने कोई भी डेरिवेशंस कवर नहीं की है, और अगर आपको डेरिवेशंस देखना हो या फिर और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व किए हुए, तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ भी बना रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपका जब मन चाहे आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।